नमस्कार। तृतीय वर्ष कला हिंदी पंचम सत्र रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम हिंदी MIL हिंदी संपादन लेखन और साहित्य मुद्रित माध्यम इस पेपर के अंतर्गत हम लोगों ने इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2 और अब इकाई नंबर 3 जो है, इन इकाई नंबर 3 का उल्लेखनीय संपादकीय, जिसमें अभाग है प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों के उल्लेखनीय संपादकीय। इसमें नई दुनिया है, नवभारत टाइम्स, दैनिक राष्ट्रीय जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक सत्ता, इन पेपर के संपादकीय जो है, इन संपादकीय के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि इकाई नंबर 3 का अभाग प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों के उल्लेखनीय संपादकीय में हम देखते हैं पहला संपादकीय जो है, इसमें है विश्व में हिंदी का निरंतर विस्तार। ये दैनिक नई दुनिया में दिनांक 15 अगस्त 2016 में ये संपादकीय रूप में ये प्रकाशित हुआ है, जिसका संपादकीय विषय है विश्व में हिंदी का निरंतर विस्तार। यह इस शीर्षक के अंतर्गत अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी अब क्रमांक 1 पर आ गई है। अभी तक चीन की मदारिन भाषा क्रमांक 1 पर थी, अंग्रेजी क्रमांक 3 पर पहुंच गई है। शक्तिशाली देशों में अंग्रेजी भाषा को विश्व की श्रेष्ठतम भाषा सिद्ध करने का प्रयास किया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इन देशों में सभी लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। स्वयं अंग्रेजी का केंद्र कहलाने वाले ब्रिटेन में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप यदि अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तो लोग या तो लोग समझेंगे नहीं तो आप संवाद करते समय आपको उसका कोई प्रत्युत्तर भी ठीक से प्राप्त नहीं होगा। ब्रिटेन में जो भाषा हुई, ब्रिटेन में बेल जो है, ब्रेल, स्कॉटिश, आयरिश भाषाओं ने सदियों से संघर्ष के बाद अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजी को पदस्थान कर दिया है। इसी प्रकार अमेरिका में बसे लाखों लातीनी लोग हिस्पानी बोलते हैं। उसमें तो कोई अंग्रेजी बिल्कुल नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं समझते हैं। भारत में 70 करोड़ से भी अधिक लोग बोलने और लिखने में हिंदी का प्रयोग करते हैं। पूरा पाकिस्तान हिंदी बोलता है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देश में भी लाखों लोग हिंदी ही बोलते हैं और समझते हैं, लिखते हैं। केवल इतना ही नहीं, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद जैसे देश तो
हिंदी भाषियों के द्वारा ही बसाए हुए है। विश्व भर में विस्तारित 3 करोड़ परिवार से भी अधिक भारतीय परिवारों ने अपने को बीच हिंदी समझते, बोलते एवं संपूर्ण सम्मान के साथ लेखन करते हैं। वैश्विक मूल्यांकन से यह तथ्य सामने आता है कि हिंदी विश्व के लगभग 75 देशों में स्थान बना चुकी है और विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में वहां की संस्थाओं में हिंदी का अध्यापन होता है। विश्व में जहां भी भारतीय मूल के निवासी विद्यमान हैं, हिंदी वहां किसी न किसी रूप में अर्थात राजभाषा, सहभाषा, संस्कार की भाषा अथवा शास्त्रीय भाषा की हैसियत से विद्यमान है। यदि संपूर्ण भारत की जनसंख्या की हिंदी जानने वालों की उनकी गणना करे तो विश्व में भारतीय मूल के व्यक्ति और हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले अन्य राष्ट्रभाषियों की गणना भी साथ में करे तो निश्चित ही हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले क्रमांक 1 पर होंगे। निसंदेह वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता को निरंतर विस्तार मिल रहा है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि भाषा राष्ट्रीय अस्मिता का एक माध्यम बनकर जीवित रहती है। यह परंपरा, संस्कृति, मान्यता एवं विश्वास को समझने का माध्यम है। भाषा स्वाभिमान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है जो स्वतंत्र राष्ट्र के अंतर्मन को अभिव्यक्त करती है। आज विश्व में हिंदी की स्वीकार्यता यदि वृद्धि की ओर से है तो वह अनायासी नहीं है। यह सच है कि हिंदी में विश्व मानव की चेतना विद्यमान है। यह संगठन और स्नेह की प्यार की भाषा है। इसमें अनेकता में एकता परिलक्षित होती है। यह संतों महात्मा के वरदान की भाषा है। इसमें संस्कृति का अनुभंडार है। यह ज्ञान विज्ञान के बोध के साथ साथ सफल अभिव्यक्ति की भी भाषा है। इसलिए यह कहना भी अति प्रासंगिक होगा कि हिंदी भारत की आत्मा है। यह देश के स्वाभिमान के साथ साथ यहाँ की स्वदेशी धरती की गौरव गाथा भी है। किसी भी भाषा के यही लक्षण हैं जो परिधि मुक्त बनाते हैं। आज हिंदी अपने राष्ट्रीय एहसास के साथ यदि अपनी पराधिक बेड़ियों से मुक्त होकर वैश्विक सीमाएं लांघ रही है तो यह उसकी स्वीकार्यता ही है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था बैंकीकरण की संकल्पना को लेकर आत्ममुग्ध है। उदारीकरण के रथ पर सवार होकर विश्व पर आच्छादित होने का जो स्वप्न अंग्रेजी ने देखा था, आज हिंदी के बाजार ने उसे उद्ध्वस्त कर दिया है। समूह संचार के उपक्रम, हिंदी फिल्मों का विस्तार, कंप्यूटर की विभिन्न वेबसाइट और उसकी अंतर्निहित शाखाएं सभी हिंदी के से आच्छादित है। इससे जुड़े अवलोकन बताते हैं कि आज के तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान से परिपूर्ण युवा वर्ग अपनी डाक प्रेषित करते समय अधिकांशतः हिंदी ही प्रयोग में ला रहे हैं। इस तरह यह हिंदी के भविष्य को लेकर हम सभी आशावान्वित है। निश्चित ही यह एक और सुखद अनुभूति है जो हमें राष्ट्रीय एहसास से
सहसंबंधित कराती है, उसको जीवंत रखना हम सभी की जवाबदेही है। ये जो संपादकीय जो है ये दैनिक नई दुनिया दिनांक 14 अगस्त 2016 में यह छपा था। अब दूसरा है संपादकीय वातावरण और विकास। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वातावरण और विकास यह जो है ये नवभारत टाइम्स का संपादकीय है। यह दिनांक 25 अप्रैल 2019 में संपादकीय के रूप में छपा था कि वातावरण और विकास, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामाजिक आर्थिक विकास पर गहरा असर डाल रहा है। बीती आधी सदी से इसके कारण धनी देश और भी धनी तथा गरीब देश और भी गरीब होते गए हैं। भारतीय व्यवस्था को इसके चलते 31% का नुकसान हुआ है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का नकारात्मक असर नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी अभी की स्थिति से तरकीब 1/3 और ज्यादा मजबूत होती। साफ है कि हमें वातावरण का संतुलन बिगाड़ने की कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बदलाव का खाका स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के संशोधनकर्ताओं ने अपने अध्ययन में खींचा है, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यानी PNAS में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक सूडान को 36%, नाइजीरिया को 29%, इंडोनेशिया को 27% और ब्राजील को 25% का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1921 में से 2010 के बीच विभिन्न देशों के बीच पैदा हुई कुल आर्थिक असमानता के 1/4 हिस्से की वजह से मानव गतिविधियों से हो रही ग्लोबल वार्मिंग ही है। इस अध्ययन में एक तरफ यह देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का तापमान कितना बढ़ा, फिर यह आकलन किया गया कि ऐसा न होता तो आर्थिक उत्पादन कितना होता। इस तरह के पिछले 50 वर्षों में 165 देशों के बढ़ते तापमान और GDP के रिश्तों का हिसाब लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से जिन ठंडे देश का तापमान बढ़ा है उन्हें इसका लाभ भी हुआ है। जैसे नॉर्वे का तापमान बढ़कर मानक तापमान के करीब हुआ तो उसे इसका फायदा बड़ी ग्रोथ रेट के रूप में मिला है। इसके उलट भारत जैसे गर्म मुल्क का तापमान बढ़ाने की कीमत उसे आर्थिक नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग ने जैव विविधता पर गहरी चोट की है। करीब 10 लाख प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। साफ हवा, शुद्ध पेयजल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोखने वाले वर्णों, परागन में सहायक कीड़ों, प्रोटीन से भरपूर मछलियों और तूफान रोकने वाले मैगबोस की कमी से उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। यह बात संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट UNA असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर इन दी टेस्ट ऑफ नेचर में कह गई है। 130 देशों के प्रतिनिधि 29 अप्रैल से पेरिस में होने वाले सम्मेलन में इस पर विचार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के प्रमुख रॉबर्ट वाटसन का कहना है कि भोजन और ऊर्जा का उत्पादन हम जिस तरीके से कर रहे हैं उससे प्रकृति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों की कटाई, खेती और पशुपालन ग्रीन हाउस गैसों के 1/3
उत्सर्जन के लिए जवाबदेह है, जिससे इकोसिस्टम संकट में आ गया है। जाहिर है पूरी दुनिया साथ आकर ही इसे रोकने के लिए कुछ कर सकती है। आज जब अमेरिका जैसे शीर्ष उत्सर्जक देश ने इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, तब हालात बेकाबू होने से पहले उसका रवैया बदलने की प्रार्थना की जा सकती है। इस तरह वातावरण और विकास, ये संपादकीय में हम लोगों ने देखा। अब तीसरा संपादकीय देखते हैं, हम होंगे कामयाब। यह जो है, यह हम होंगे कामयाब, यह जो है, यह दैनिक राष्ट्रीय जागरण 8 सितंबर 2019 में संपादकीय रूप में ये छपा है। भले ही चंद्रयान, देखते हैं हम होंगे कामयाब, यह भले ही चंद्रयान 2 अभियान का विक्रम नामक लैंडर चंद्रमा के दुर्गम मानी जाने वाली दक्षिणी ध्रुव की सतह से चंद कदम पहले ही ठिठक हो गया, लेकिन यह देखना दुर्बल क्षण है कि इसरो के वैज्ञानिकों के साथ देश के आम और खास लोग यह मानकर चल रहे हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कैसी भी चुनौती आए उससे पार पा लिया जाएगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि देश सारी दुनिया के समावेश स्वर में यह संदेश दे रहा है कि हम उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ ही बाधाओं का काटकर मुकाबला करना भी जानते हैं। यही भावना तो कामयाबी का मंत्र है, और इससे प्रधानमंत्री ने अपने इन शब्दों में बखूबी बयान भी किया है कि चांद पर पहुंचने का हमारा सपना पूरा होगा, और इसरो के वैज्ञानिक ने तो रोकने वाले हैं और ना ही थकने वाले हैं। अगर प्रधानमंत्री ने आत्मविश्वास के साथ यह कहा हम चांद पर उतरकर रहेंगे, तो यह एक संकल्प का उद्घोष है। इस संकल्प के पूरा होने के प्रति इसलिए सुनिश्चित हुआ जा सकता है क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अपनी अप्रतिम मेधा से दुनिया को पहले ही चमत्कृत कर चुके हैं। आखिर कौन भूल सकता है पहले ही प्रयास में अर्जित की गई मंगलयान की सफलता को, या फिर एक बार में 100 अधिक उपग्रह भेजने के करिश्मे को। चंद्रयान 2 अभियान का ऑर्बिटर न केवल पूरी तरह सुरक्षित है बल्कि सही तरह काम भी कर रहा है। इसलिए वह कैसी जानकारियां उपलब्ध कर सकता है जिसमें चंद्रमा की तरह पर फ्लैट लैंडिंग में मिली नाकामी से उपजी निराशा दूर हो सकती है। इस नाकामी के सिलसिले में यह तथ्य ध्यान में रखना जरूरी है कि इसरो ने लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का चयन करके जानबूझकर एक कठिन लक्ष्य रखा था। यह इसलिए किया गया क्योंकि इसरो का उद्देश्य केवल चांद पर पहुंचना नहीं बल्कि उसके उन रहस्यों से दुनिया को यह परिचित कराना था कि जो भी अभी तक अबूझ है इससे इनकार नहीं किया। चंद्रयान अभियान के तहत सब कुछ मन मुताबिक न होने से एक मायूसी छा गई, लेकिन देश में यह भाव साझा रूप में जगाना नए और बदलते भारत की निशानी है। यही एक ऐसी क्षणिक बाधा है जो उस सपने को साकार होने से नहीं रोक सकती जो इसरो के साथ सारे देश ने देखा। यह भाव कामयाब रहना चाहिए
क्योंकि इसी के जरिए देश अपनी तमाम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा। ध्यान रहे कि कठिन से कठिन चुनौतियां तब कहीं अधिक आसान हो जाती है जब उन्हें परास्त करने की भावना प्रबल हो सकती है। यह था हम होंगे कामयाब इसके अंतर का संपादकीय, जो दैनिक राष्ट्रीय जागरण दिनांक 8 सितंबर 2019 में संपादकीय के रूप में छपा था। अब देखते हैं कि चौथा जो संपादकीय है, ये दूरसंचार के क्षेत्र में हलचल। ये दूरसंचार के क्षेत्र में हलचल ये जो है, यह दैनिक अमर उजाला दिनांक 20 नवंबर 2019 में यह संपादकीय के रूप में छपा था। तो देखते हैं कि दूरसंचार के क्षेत्र में हलचल। 2 दिन पहले ही दूसरी तिमाही में तरकीब 74,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाने वाली निजी क्षेत्र की दिग्गज दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन, आइडिया 50,921 करोड़ रुपए और भारत एयरटेल 23,044 करोड़ रुपए ने 1 दिसंबर से अपने शुल्क में बढ़ोतरी का ऐलान किया। मगर इस घटनाक्रम में घनघोर संकट से गुजर रहे दूरसंचार क्षेत्र की पूरी कहानी उजागर करती है, जिसका दूरगामी असर होगा, खास तौर पर ऐसे दौर में जब डाटा को शून्य आयल कहा जा रहा हो। दूरसंचार कंपनियों की गलाकट स्पर्धा को समझा जा सकता है। यदि आज एक कंपनियां संकट से गुजर रही है तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वह इस खेल के नियम भी खुद ही तय करना चाहती है। इस कंपनियों का मौजूदा संकट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से उपजा है जिससे दूरसंचार विभाग की ओर वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और अनिल अंबानी की ऑरकॉम सहित अन्य कंपनियों पर 1,60,000 करोड़ रुपयों की वसूली का जायज ठहराया। कर्ज से दबकर ऑरकॉम पहले ही दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है, जबकि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल पर 92,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने समयोजित सकल राजस्व यानी एजीआर की गणना के सरकार के तरीके को सही पाया है। इन कंपनियों का तर्क था कि सिर्फ कोर सर्विस से प्राप्त राजस्व को ही एजीआर के दायरे में रखा जाए और जमा पर मिलने वाली ब्याज तथा अन्य सेवाओं तथा संपत्तियों को इससे अलग रखा जाए। निजी ही नहीं, सरकारी क्षेत्र की बीएसएनएल भी संकट से गुजर रही है और वह अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। दूसरी ओर पिछले 1.5 दशक के दौरान मोबाइल फोन और एयरटेल का तेजी से विस्तार हुआ है और दूरसंचार कंपनियों की सस्ती दरों ने आम लोगों की जीवन शैली को ही बदल कर रख दिया है। इंटरनेट और मोबाइल फोन के बिना आज कारोबार की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में दूरसंचार क्षेत्र को इस संकट से उबारने के लिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप की कोई रास्ता निकालने की जरूरत है ताकि इससे प्रतिकूल प्रभाव को समय रहते रोका जा सके। ये था दूरसंचार क्षेत्र में हलचल, जो अमर उजाला दिनांक 20 नवंबर 2019 में संपादकीय के रूप में छपा था। अब देखते हैं कि इसका
5वें नंबर का संपादकीय। इसमें यह बताया जाता है 5वें नंबर के संपादकीय में कि यह जो है कि उम्मीदवारी का फार्मूला, इलेक्शन के दौरान यह फार्मूला अपनाया जाता है। ये संपादकीय था उम्मीदवारी का फार्मूला, जो दैनिक भास्कर दिनांक 3 जनवरी 2020 में संपादकीय के रूप में यह प्रकाशित हुआ है। तो देखते हैं उम्मीदवारी का फार्मूला। ये संपादकीय संसदीय लोकतंत्र में नगर पालिका से लेकर ग्राम सभा, जिला परिषद से लेकर विधिमंडल और संसद तक पहुंचने के साथ ही राष्ट्रपति बनने का भी एकमात्र जरिया चुनाव ही होता है। चुनाव भी कई तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी संसद अथवा विधानमंडल जैसे किसी विधायी निकाय, या फिर ग्राम सभा और नगर पालिका जैसे किसी स्थानीय निकाय सीधे जनता द्वारा चुन कर भेजा जाना, या परोक्ष चुनाव से मतलब है किसी माध्यम से इन निकायों को में से किसी एक के लिए सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना। बहरहाल प्रक्रिया चाहे जो भी हो सके, इसके लिए एक निश्चित परंपरा का निर्वाह करना जरूरी होता है और इसी परंपरा को चुनाव कहा जाता है। चुनाव है तो राजनीतिक पार्टियों का वजूद भी जरूरी होता है और ग्राम सभा से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक किसी भी चुनाव में ये राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करती है। जिस पार्टी के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उस उम्मीदवार को ही उस चुनाव में विजय घोषित किया जाता है। चुनाव में जीत और हार का यह सिलसिला हमेशा ही जारी होता है। कहानी कहना गलत नहीं होगा, हार के आगे जीत है, लिहाजा किसी भी चुनाव में किसी के जीतने का या किसी के हारने का किसी पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव के कुछ दिन बाद ही हारे और जीते हुए उम्मीदवार एक दूसरे के गले मिलते हुए भी आसानी से देखे जा सकते हैं। चुनाव में सबसे बड़ी चुनौतियां होती है उम्मीदवारों का चयन। किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए जीत की संभावना वाले किसी भी इलाके का उम्मीदवार चुनना सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह चुनौती कुछ ज्यादा ही जटिल हो जाती है। चुनाव से पहले और बाद तक की पार्टी के अलावा नेताओं को यही डर लगा रहता है कि चुनाव के लिए गलत उम्मीदवार का चयन न हो, वरना पार्टी में बगावत की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इसलिए हर पार्टी चुनाव के लिए टिकट देने के काम में हर तरह की सावधानी रखती है। पार्टी जिस व्यक्ति को चुनाव में अपने चेहरे के रूप में सामने रखती है, उसे पार्टी का टिकट देना भी कहा जाता है। बड़ी पार्टियों में उम्मीदवारों के लिए बहुत मारामारी भी होती है, इसलिए हर पार्टी को टिकट देने के काम के लिए नई नई योजनाओं को लागू करना पड़ता है। कई दशक पहले जब इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद राजीव गांधी को उनकी इच्छा के विपरीत राजनीति में आना पड़ा था। तब उनके सामने भी यही चुनौती थी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी योग्य उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाए। गौरतलब है कि 1980 में के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे और उसके कुछ महीने बाद ही एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। संजय की जगह इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में प्रवेश कराने के साथ ही
पार्टी का महासचिव भी बना दिया था। इसके साथ ही राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा के सांसद भी चुन लिए गए थे। कांग्रेस महासचिव के रूप में राजीव गांधी ने तब हर हाल में हर इलाके में सभी संभावित पार्टी उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया था और कोशिश की थी यह थी कि हर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाए। यह प्रक्रिया पूरी हो पाती उससे पहले ही इंदिरा गांधी का भी निधन हो गया और राजीव गांधी सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तब के हालातों में लोकसभा के चुनाव 1985 में होने वाले थे, लेकिन इस घटना ने एक साल पहले ही लोकसभा के चुनाव करा दिए। इसका नतीजा यह निकला कि राजीव गांधी अपनी योजना के मुताबिक पार्टी उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सके। आज की बदली परिस्थितियों में कांग्रेस के स्थान पर भाजपा ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में है, इसलिए चुनाव में टिकट पाने की होड़ भाजपा में कहीं ज्यादा है। भाजपा ने उम्मीदवारों को चयन का एक नया फार्मूला खोज निकाला है। इस फार्मूले के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पदाधिकारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता गुप्त मतदान के जरिए अपने क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रत्याशियों ने चयन में पारदर्शिता लाने और किसी तरह के विवाद से बचने के लिए यह कदम उठाया है। उन्हें लगता है कि इस प्रक्रिया से चुनावी समर में योग्य नेता उतर सकेंगे और किसी तरह की गठबाजी भी नहीं होगी। फिलहाल गुप्त मतदान के जरिए उम्मीदवारों के चयन की यह प्रक्रिया दिल्ली विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में शुरू हो गई है। गैरबतौर तलब यह है कि दिल्ली के हर विधानसभा के क्षेत्र में टिकट चाहने वाले नेताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। पुराने नेताओं के साथ ही पार्टी के कुछ समय पहले शामिल होने वाले कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही कई सांसद और बड़े नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं में असामंजस्य भी बढ़ रहा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इससे बगावती तेवर आखिरकार करने वालों में कमी आएगी। यही नहीं, भाजपा ने तो इस विधानसभा के चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने का काम भी मतदाताओं के सुझाव के आधार पर ही कराने का फैसला किया है। इसके लिए 49 वीडियो रथ तैयार किए गए हैं। इसमें एक पेटी भी लगाई गई है जिसमें लोग अपनी राय लिखकर डाल सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी को ईमेल और फोन से सुझाव दे सकते हैं। हमारी दिल्ली मेरा सुझाव नाम से यह अभियान बृहस्पतिवार 2 जनवरी से शुरू हो चुका है। 2 जनवरी 2020 से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने घोषणा पत्र बनाने के लिए लोगों की राय ली थी। यह था कि चुनावी फार्मूला यानी उम्मीदवारी का फार्मूला इस शीर्षक के अंतर्गत दैनिक भास्कर में ये संपादकीय के रूप में छपा था 3 जनवरी 2020 में। तो इस तरह ये चुनावी फार्मूला। अब इसके बाद में एक आता है कि जीवट का सफर। यह संपादकीय जो है ये दैनिक जनसत्ता में दिनांक 23 मई 2020 में संपादकीय रूप में छपा था और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पिछले करीब चलो देखते हैं कि जीवट का सफर इस शीर्षक के अंतर्गत संपादकीय पिछले करीब 2 महीने
2 महीने से पूर्णबंदी के दौरान देश भर से जिस तरह की त्रासदी अखबारों में आ रही है वे दहला देने वाली है। खासतौर पर पूर्णबंदी की वजह से रोजी रोटी छीन जाने के बाद लाचार हो गए मजदूर, गरीब तबकों के लोगों के तकलीफ देह हालत किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को परेशान कर देने के लिए काफी है। शहरों में फैक्ट्रियां पर तालाबंदी की वजह से रोजगार छीन जाने, किराए के कमरों से बाहर हो जाने की मजबूरी में लाखों लोगों के पास अपने अपने गांव लौट जाने का अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। आवाज का कोई साधन नहीं होने की वजह से 1000 या 2000 किलोमीटर दूर अपने घर की ओर पैदल ही चल देने की जीवंत तस्वीरें यह बताने के लिए काफी है कि इस महामारी की वजह से पैदा हुई अव्यवस्था ने लाखों लोगों की तकलीफों को किस तरह स्तर तक बढ़ा दिया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें दुखों के पहाड़ का सामना करते हुए लोग अल्पकालीन जीवट और एहसास के साथ लंबी दूरी तय करने पर अपने घर पहुंच सके हैं। हालांकि इस बीच भूख या थकान से लोगों के टूट जाने की खबरें भी आई हुई है, जिन्हें व्यवस्थागत नाकामी के नतीजे के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस बीच के एक हैरान कर देने वाली वाकया दुनिया ने देखा कि हरियाणा के गुरुग्राम में जब पहले से ही परेशान एक व्यक्ति मोहन पासवान पूर्णबंदी की वजह से बिल्कुल लाचार हो गए तो उन्हें उनकी 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल पर बिठाकर बिहार के दरभंगा स्थित अपने गांव सिरहुली की ओर चल पड़ी। ज्योति ने जो हौसला दिखाया वह कल्पना से बाहर की बात थी। यह अपने आप में सबके लिए चौंकाने वाला दृश्य था कि एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर लेकर इतनी दूर निकल पड़ने की हिम्मत के साथ सड़क पर चल रही थी। इसी बच्ची को देखकर कुछ लोगों ने मदद की और तारीफ भी, लेकिन उसके इस सफर के पीछे किस तरह का दर्द था शायद उसे भी दर्ज किया जाने की जरूरत है। उसकी इस जीवटता को देखते हुए भारतीय साइकिलिंग महासंघ की ओर से उसे मौका देने का भरोसा दिया गया है। खोजा जाए तो ऐसे बेहतरीन प्रतिभाएं ग्रामीण इलाके में साधनहीन तबकों के बीच आम होती है, लेकिन मौका नहीं मिल पाने की वजह से गुप्त ही रह जाती है। आगे कहा जाता है कि अपना मूल स्थान या गांव छोड़कर कोई भी शहर की ओर रोजी रोटी की तलाश में बेहद मजबूरी में ही निकलता है। ज्यादातर लोगों के पास दिहाड़ी के बूते, चूल्हा जलाने और किसी तरह किराए के एक कमरे में वक्त काटने का ठिकाना होता है। बहुत सारे लोगों को फुटपाथों पर भी रात काटते देखा जा सकता है, लेकिन यह न्यूनतम जरूरतें भी जब पूर्णबंदी की वजह से नहीं हो रही तो लोगों के पास अपने घर लौट जाने का कोई विकल्प ही नहीं बचा। हालांकि जब उन्होंने गांव छोड़ा था तब वहां भी उनके लिए जीवन और गुजरना करना आसान नहीं था। अब शहरों में रोजगार के भरोसे राहत की जिंदगी की जो थोड़ी उम्मीद बंधी थी उसके बिखर जाने के बाद जब लोग बेहद त्रासद हालत में अपने जीवट के बूते मरते जीते गांव लौट रहे हैं तब वहां के अभाव से फिर 2-4 होकर ये कैसे गुजारा करेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
स्थिर और अनियमित रोजगार के बरवक्स व्यक्ति, समाज और सरकार की ओर से मुहैया कराई गई तत्कालीन और अस्थायी सहायता कितने दिनों तक उन्हें राहत देगी कहना मुश्किल है। ये था संपादकीय जो दैनिक जनशक्ति में 23 मई 2020 में छपा था और जिसका शीर्षक था जीवट का सफर। यहाँ पर इकाई नंबर 3 का अभाग जो था, अभाग यहाँ समाप्त होता है और इसका आभाग जो है उसे हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।